स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग सीटेट देने वाले हैं वो इस चैनल से प्रैक्टिस सेट और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैटर्न आपके एग्ज़ाम तक यूं ही चलता रहेगा, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सीटेट में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न, क्योंकि सीटेट हमेशा अपने एग्ज़ाम को रिपीट ही करता है, क्योंकि हर साल 2 बार सीटेट होता है। बार बार उस सीटेट क्वेश्चन कहाँ से लाएगा? वही प्याजे, वही कोहलबर्ग, यही सारे आते हैं, तो कितना क्वेश्चन अलग अलग बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है? बाल्यकाल होता है कब होता है बाल्यकाल? आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर होगा बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तो बाल्यकाल कौन सी अवस्था को बोलेंगे? सी, यानी 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु को क्या बोलेंगे? बाल्यकाल। ठीक है, बाल्यकाल कब होता है? बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्थाओं में होकर गुजरना पड़ता है। पता है ना आप लोगों को? तो आगे इसका आंसर होगा बाल्यकाल का समय 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये नोट कर लीजिए आप लोग, शैशवावस्था का समय क्या होता है? तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था क्या होता है? 18 से ऊपर वाली अवस्था, यानी 18 से 40 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती बाल्यावस्था, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये 9 से 12 वर्ष परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष है। ठीक है, इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी सी हो जाती है, परंतु अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, यानी कि जो शारीरिक विकास है उसकी गति धीमी रहती है, लेकिन हमारा जो मानसिक या बौद्धिक विकास है वो उन्मुख तेजी से होता रहता है। 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसे परिपाक काल भी कहते हैं। ठीक है, और ऊपर क्वेश्चन क्या था? इसे परवर्ती काल या परिपाक काल। आगे बढ़ते हैं हम। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की, कैसी? स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक के बालक की होती है। ठीक है, स्वकेंद्रित वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने बारे में ही ध्यान देता है, तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 36 महीने, मतलब जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ऐसे बालक स्वयं की खुशी की चिंता करते हैं, इसीलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 से 6 वर्ष तक के बालक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। ठीक है, देखिए, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था को बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, यही आप इसको ऐसे एक भी वर्ड इसमें फालतू नहीं बोले जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन ही थोड़े टफ वर्ड उठा लेता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है? तो इसका आंसर देखिए, अनियमित विकास का नियम। ठीक है, ये शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। आगे देखिए, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी या अनियमित होती है, कभी धीमी कभी तेज, है ना। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि तेज होती है
है ना, बहुत जल्दी बच्चे बड़े होते हैं शैशवा अवस्था में, बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है, फिर पुनः किशोरावस्था में तीव्र गति हो जाती है ना। तो शैशवावस्था में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर नियमानुसार होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर और निकट से दूर की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है क्या है, मानव को शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन सा, पहला शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषागत विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑल ऑप्शंस क्या, शारीरिक, ठीक है, शारीरिक में ही आ जाते हैं मानसिक वगैरह, भाषा वगैरह, और संज्ञानात्मक विकास बुद्धि के लिए, संवेगात्मक हमारी भावनाओं के लिए, सामाजिक विकास, ठीक है, ये सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, देखिए ये ऑप्शन सब में दिया होगा, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, शारीरिक विकास, इसके बाद बुद्धि का यानी संज्ञानात्मक विकास, फिर संवेग का, फिर सामाजिक का सबसे लास्ट में। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, सीटेट का क्वेश्चन है ये। देखिए ये 280 दिन लगते हैं। ठीक है, सामान्यतः जन्म से पूर्व काल की अवधि 40 सप्ताह अथवा 280 दिन का होता है। जन्म पूर्व काल को 3 काल खंडों में विभाजित किया गया है। कौन सा, पहला डिम्बावस्था, ठीक है, पहला डिम्बावस्था, फिर इसके बाद आता है पिंडावस्था, इसके बाद आता है भ्रूणावस्था। ठीक है, ये रहा भ्रूणावस्था। इसीलिए जन्म से गर्भकाल से बालक का विकसित होने का कितना समय, 280 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है, नवजात शिशु का भार होता है कितना, 7 पाउंड। 7 पाउंड यानी 3.17 किलोग्राम नवजात शिशु का भार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसकी लंबाई 19.5 इंच होती है। इस अवस्था में वह माँ के दूध पर निर्भर रहता है। ठीक है, लंबाई भी नोट कर लीजिए आप लोग। वैसे अभी तक कितना पाउंड होता है यही पूछा गया है, 7.5 पाउंड, क्योंकि आप परीक्षा ऑनलाइन होती है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई कब लगभग कितनी होती है, 19.5 इंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे, सभी से। देखिए बालक एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें बालक भी आता है ना। तो बालक का जो सामाजिक विकास है सामाजिक आर्थिक स्तर से भी होगा, विद्यालय से भी होगा, परिवार से होगा, यानी इन सभी से होगा। ठीक है, बालक पहले परिवार का सदस्य होता है, फिर वह विद्यालय जाता है, वह सीखता है। सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के समाजीकरण की भूमिका अदा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है कौन सी, जन्म के बाद। पहला जन्म में कौन सी अवस्था रहेगी, गर्भावस्था। जन्म के बाद उसका क्या अवस्था रहेगा, शैशवावस्था। तो जन्म के विकास की अवस्था, पहली अवस्था शैशवा, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था किशोरावस्था। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, खिलौनों की आयु कहा जाता है कौन से वर्ष को, मतलब कौन से अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो ये इसका आंसर पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, यानी जब बालक 3 से 6 वर्ष का होता है, इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। 6 या 7 वर्ष भी माना जा सकता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था की आयु 36 वर्ष नहीं या 36 महीने मानी गई है। इस आयु को वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही खेलता है। आगे बढ़ते हैं। वया संधि में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। तो वया संधि क्या है, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद करता है। नहीं, वया मतलब कौन खेलता है, वया संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरा अवस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। ठीक है,
ये घर पर बैठ के नहीं खेलेगा, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे किशोरावस्था की तरफ अग्रसर हो रहा है ना। तो जब बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ अग्रसर हो तो उसे वयासंधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, यानी अभिव्यक्ति नहीं है, इसको नोट कर लिए। तो सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेलना अधिक पसंद, ये कथन गलत है, ठीक है। बाकी प्रभुता यानी कि सत्ता के विपरीत विरोध, हाँ, किशोरावस्था आते आते वो थोड़ा सा विरोध हो करने लगता है, अशांति महसूस करता है और आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होता है कि हम मैं कब आत्मनिर्भर हो जाऊं, यही किशोरावस्था आते आते बालक सोचने लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? कौन? देखिए इसका आंसर बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, ठीक है। यानी कि उसका परिवार और जो उसका ग्रुप है फ्रेंड का वो और अध्यापक, ये बालक के अधिगम यानी और विकास पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है। 3 इसमें सही है और 1 सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, हाँ, वृद्धि जहाँ आ जाए वो शारीरिक होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, यह भी सही है, ठीक है। वृद्धि मापी जा सकती है, जैसे आपकी लंबाई कितना है, आपका वजन कितना है, ठीक है, ये सब अभिवृद्धि के अंदर। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। लेकिन अभिवृद्धि जीवन प्रत्यन चलने वाली प्रक्रिया है, ये गलत है, क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय आने पर रुक जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं हम। आगे निरीक्षण विधि में किया जाता है, ठीक है। निरीक्षण विधि में क्या करेंगे हम? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, ठीक है। निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का जांच करता है, अध्ययन करता है। तो निरीक्षण विधि में हम दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? सीटेड हमेशा लास्ट में नहीं रख देते हैं और आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? देखते हैं क्या सही नहीं है। इसका आंसर बी होगा। देखिए 3 इसके सही हैं, सही भी पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, सही है। यह एक सरल और सस्ती होती है केस अध्ययन विधि, यह भी सही है। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है, यह भी सही है। लेकिन यह विधि बहुत जटिल होती है, जटिल मतलब कठिन, यह गलत है, ठीक है। इसमें केस अध्ययन विधि के संबंध में एक कथन सही नहीं है, वो यही वाला कथन सही नहीं है, यानी हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए केस अध्ययन एक वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। यह बहुत ही सरल एवं सस्ती विधि होती है। इसमें किसी घटना को उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? यानी 3 सिद्धांत हैं, हमें उसको भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए 3 सिद्धांत हमारा ABC है, इसको पढ़ लेते हैं। कथन ए हमारा सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही है, ठीक है। इसमें नहीं पूछा गया है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं और सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं, यहाँ भी कथन सही है, ठीक है। 4th नहीं सही नहीं है। देखिए सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह कथन हमारा गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तन के संगठन से है। नेक्स्ट है हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास डैश से डैश की ओर चलता है, यानी विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसका आंसर क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसका देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है। नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने से पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करने से पूर्व वह अपने हाथों को सामान्य रूप से चलाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये नार्सिज्म की प्रवृत्ति होती है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिज्म की प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिज्म यानी अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। पौराणिक कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने शरीर से प्रेम करते हुए दिखाया गया। इस तरह की भावना शिशु में उच्च स्तरीय होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? यह है हमारा निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। निरंतर विकास होता रहता है किसी न किसी चीज़ का, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू हो जाती है? या किशोरावस्था में हो जाती है, या शैशवावस्था में, या बाल्य? देखिए फ्रायड के अनुसार, ठीक है, इसका आंसर शैशवावस्था, ठीक है। ओडिपस ग्रंथि होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस जो होता है वो बॉय में होती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि गर्ल में होती है, ठीक है। जिससे गर्ल अपने फादर के प्रति अट्रैक्ट रहती है, मतलब उसे अधिक प्यार करती है, और ओडिपस यानी बॉय लोग अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं। तो ये ग्रंथि कब जटिलता कब शुरू होती है? शैशवावस्था में, ठीक है। देखिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में ही ओडिपस या इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास हो जाता है। यह अवस्था 3 से प्रारंभ होकर 4 से 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। ओडिपस या ग्रंथि लड़कों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जिससे इनका अपनी माता के प्रति ज़्यादा ममता प्रेम। इलेक्ट्रा ग्रंथि गर्ल में लड़कियों में पाया जाता है, जिसमें अपनी पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ध्यान रखिएगा, ए होगा, XX गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आगे, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। कैसे? स्थिर। आनुवांशिकता क्या है? स्थिर है, ठीक है। वंशानुक्रम या आनुवांशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है। वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा व दशा मिलती है, इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है, जबकि वंशानुक्रम स्थिर पहलू है, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनते जाइए ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं और समझते भी जाइए साथ में। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद यहाँ आनुवांशिक एवं वातावरण से, ठीक है। प्रकृति वातावरण होती है और पोषण हमारा आनुवांशिक, ठीक है। तो आनुवांशिक और वातावरण से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना से संबंधित है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त होती है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति बुद्धि का विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान होता है, किंतु वर्तमान में यह विवाद तेजी से उत्पन्न हुआ है कि व्यक्ति के व्यवहार में किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। यही विवाद प्रकृति पोषण विवाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन है टोटल। एग्ज़ाम में भी आप लोगों को CDP बाल विकास के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन थ्योरी के और 15 क्वेश्चन आपका शिक्षण विधियों के आएंगे। तो ये इसमें मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। कैसे? वंशानुक्रम और पर्यावरण। जहाँ ये आ जाए वहाँ तो यही आंसर सही निकलता है। देखिए, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है, ठीक है। यह मानव की व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अन्योन्य क्रिया का फल है, इसलिए वंशानुक्रम तथा पर्यावरण
विशिष्ट अन्वयन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है? इसमें भी वही आ गया आंसर, आनुवंशिकता और वंशानुक्रम बोलो, चाहे इसको आनुवंशिकता बोलो, ठीक है। तो इसमें जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है? आनुवंशिकता या वंशानुक्रम, ठीक है। आनुवंशिकता का विकास शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। इसी के द्वारा वंशानुक्रम निर्धारण भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है, ठीक है। बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का योग है। ये बी.एन. झा की डिफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? ये कौन है? गाल्टन। गाल्टन को क्या बोलते हैं? सृजन शास्त्र के पिता। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? आनुवंशिकता संबंधी है कारण आँखों का रंग, ठीक है। यही कारण है, आँखों का रंग हमारे आनुवंशिकता संबंधित है। बाकी सामाजिक गतिविधियाँ ये सब वातावरण से हैं। समकक्ष दो व्यक्तियों के समूह सब वातावरण से हैं, ठीक है। आनुवंशिकता का कारण आँखों का रंग भरा, नीला या अन्य प्रकार का हो सकता है, जबकि सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और चिंतन पैटर्न वातावरण के कारण होते हैं। समाजीकरण क्या है? तो ये समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन हमारा समाजीकरण कहलाता है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वास्थ्य क्लब? तो सार्वजनिक पुस्तकालय में शोर नहीं होगा, तो यहाँ पे सामाजिकरण नहीं होगा। बाकी परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब यहाँ पे सब में होगा, ठीक है। तो निष्क्रिय है, ठीक है, यानी नहीं है। निष्क्रिय मतलब नहीं है, तो कौन सा नहीं है? सार्वजनिक पुस्तकालय, ये इसका आंसर होगा। अंतिम हमारा प्रश्न, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? क्या उचित है? बी आंसर होगा इसका। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह होता है, यह कथन उचित है। बाकी विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ठीक है, ये गलत है। विकास एकल आयामी है, यह भी गलत है, बहुआयामी है। विकास पृथक होता है, नहीं, सबके साथ में होता है, ठीक है। तो इसमें लगभग कथन एकदम सही से लगेंगे पढ़ने में, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अधिकतर लोग ट्रिक यही मानते हैं, जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा वही उसका आंसर होगा। ये 50-60% सही होता है, ठीक है। आप इसको पूरा 100% नहीं मानिएगा। चलिए, ये हमारा 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। ये हमारा CDP का प्रैक्टिस सेट 1 था। एग्ज़ाम तक आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट मिला करेंगे। आप इसको पढ़ के और अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।